सो गुड इवनिंग अगेन। देखिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हम 5 से 6 बजे जो है सर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं क्लासेस के लिए, तो आप काइंडली जो क्लासेस हैं वो 8, 9 या 10 बजे कभी भी लीजिए। तो देखिए, मैंने आपकी डिमांड को सुना और उसी हिसाब से मैंने अब क्लासेस को डिजाइन किया है। तो आज से हम पूर्णतः 9 बजे रात को आपके साथ अवेलेबल हो जाएंगे। और मैंने एक चीज नोटिस की थी, जो बच्चों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि सर आप बेसिकली जो एमसीक्यूज हैं वो आप डिस्कस करिए, क्योंकि आज के समय में इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे को जरूरत लगती है। तो देखिए, हम ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी जो ये सीरीज आपके साथ चल रही है नीट निष्कर्ष श्रृंखला, इसके अंदर हम बेसिकली आज से एमसीक्यूज को डील करना शुरू करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू डील करते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछे गए होंगे उनको भी हम साथ में डील करते हुए चलेंगे। तो मेरा आपसे प्रार्थना भी रहेगी कि आप अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने आए तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, जो जो ये बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे भी शेयर करिएगा। मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट हम प्रोड्यूस कर दे पाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए। तो ये चीज मेरी ध्यान कर चलेगा। और एक बात और, बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। और उसका जो डिस्क्रिप्शन में आप अगर देखेंगे तो आपको लिंक मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो आज मिलना शुरू हो या कल मिलना शुरू हो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वहां पर साइन अप जरूर कर लें और उस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को आप देना शुरू कर दें, क्योंकि वहां पर आपकी रैंकिंग्स हम पूरी तरह से अवेलेबल करवाएंगे, आपको कितना स्कोर किया। और उसके जो डाउट सेशंस अगर आपके होंगे तो आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। जितने भी हमारे यहां पर वीडियोस चलेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जो जो आपको दिक्कतें आएंगी हम उसके अकॉर्डिंगली वहां पर आपको वीडियोस के थ्रू उनके आंसर्स देना शुरू करेंगे। तो ये मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम। जो एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड, हम आज से वो डील करना शुरू करेंगे। तो आज का जो चैप्टर मैंने उठाया है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और वहां से जो आपके पास 20 to 25 एमसीक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो हम पहला आपके पास अभी एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, तो पहला एमसीक्यू आपके पास पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। इफ फॉर सम रीजन the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इफ फॉर सम रीजन the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from। अब देखिएगा, एक बात ध्यान करिएगा, जब भी हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने मन में ध्यान कर चलनी है वो ये है कि आप क्वेश्चन को जरूर जल्दी से 2 बार पढ़ें। अब वो 2 बार क्यों पढ़ना है? देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो होती हैं हमेशा जब हम एमसीक्यू करते हैं, हम जल्दबाजी में कुछ वर्ड्स मिस कर जाते हैं। तो आपको हमेशा एक काम करना है कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें तो पहले लाइन से आप जब भी पहले वर्ड से पढ़ना शुरू करें तो उसको अंडरलाइन करते हुए चला कीजिए, ताकि आपको बेसिकली कोई भी वर्ड उसमें से मिस ना हो। और क्वेश्चन को आपको हमेशा 2 टाइम्स पढ़ना ही पढ़ना है, ये मेरी बात को ध्यान कर चलना है। चलिए, तो देखिएगा, क्वेश्चन था, फिर से मैं रिपीट कर दूं। इफ फॉर सम रीजन द वसा इफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, द गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। अब देखिएगा, आपके पास ऑप्शन लिखे गए थे। पहला, एपिडिडिमस टू वसा डिफरेंशिया आपके पास में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ओवरी टू यूट्रस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, वेजाइना टू यूट्रस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, या टेस्टिस टू एपिडिडिमस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, तो मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन यहां पर दूंगा तो आप समझिएगा। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना यही करूंगा कि हमेशा कॉन्सेप्ट की ओर को जाइएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में कहां से पूछा गया। तो देखिए, इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आया कि ये क्वेश्चन आपके पास डक्टल जो सिस्टम है, दैट इज द सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जहां पर आपके पास होता है, या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन के, वहां से पूछा गया है। अब आपको दूसरी रिलेट करनी है, अगर ह्यूमन बीइंग है तो फीमेल या मेल के सिस्टम कहां से पूछा गया, तो वसा इफरेंशिया इज अ पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम उसको डील करेंगे अभी किसी तरह से। तो चलिएगा, देखिए, अगर थोड़ा सा याद हो तो आपके पास में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
याद करके चलिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ध्यान करके चलना है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली जो चीज पढ़नी है वो है आपके पास दैट इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़नी है वो है आपके पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो ये दो चीजें हैं जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर आप ध्यान से नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन इन दो के बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब वो क्यों पता होना चाहिए उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो मेल के अंदर है आपके पास दैट इज अ टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज अ टेस्टिस की एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपके पास ये स्पर्म की फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज द गैमीट फॉर्मेशन। और दूसरा काम करेगा दैट इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने की। अब प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो मेल के अंदर मिलती है दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली इनको हम बेसिकली एंड्रोजन्स में काउंट करते हैं। किसके अंदर काउंट कर रहे हैं? दैट इज एंड्रोजन में। तो मेन एंड्रोजन जो है वो है आपके पास टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का जो बेसिक फंक्शन होती है वो है आपके पास ये है मेल का मस्कुलिन हार्मोन। अब मेल का मस्कुलिन हार्मोन का मतलब क्या हुआ? ये मसल को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी की जितनी स्केलेटल मसल है उसकी ग्रोथ के अंदर आपके पास टेस्टोस्टेरोन की आपके पास इंपॉर्टेंट थिंग आती है। दूसरा, यही टेस्टोस्टेरोन ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो चलिए ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब चलिए, अब हमने ये पता कर लिया कि जो टेस्टिस है वो आपके पास आपको स्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा। अब क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया था कि अगर बेसिकली वॉसा इफरेंशिया जो है उसको कट कर दिया जाए तो स्पर्म कहां से कहां ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो चलेगा मैं चैनल बताता हूं कि स्पर्म आपके पास बने टेस्टिस में, टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद इन स्पर्म को कहां जाना था? तो देखिए वो जाएंगे आपके पास पर्टिकुलरली रेटे टेस्टिस में। कहां गए जी? रेटे टेस्टिस में। अब नॉर्मली आपके पास स्पर्म बन रहा टेस्टिस में है, लेकिन स्पर्म की एक्चुअल लोकेशन जो टेस्टिस के अंदर अवेलेबल है दैट इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन होती है, वहां से जाएंगे रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से गए आपके पास वासा इफरेंशिया के अंदर। कहां पर एंट्री हो रही है? इनटू अ वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया से जाएंगे एपिडिडाइमस में। देखिए एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से होते हुए आपके पास जाएंगे दैट इज वासा डिफरेंशिया में। तो आपके पास ये मेन चैनल है, और वासा डिफरेंशिया से आपके पास बाहर आते हैं स्पर्म। याद करके चलिएगा, वासा डिफरेंशिया से बाहर आएंगे स्पर्म, और एक्चुअल जो एग्जिट होगा वो होगा थ्रू द यूरेथ्रा। याद करके चलना है। अभी मैंने पूरा चैनल नहीं बताया क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया है। फिर से ध्यान करके, स्पर्म की फॉर्मेशन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हुई, वहां से आपके पास जाएंगे इनटू अ रेटे टेस्टिस, उसके बाद जाएंगे वासा इफरेंशिया में, वासा इफरेंशिया से गए आपके पास दैट इज एपिडिडिमस के अंदर, और एपिडिडिमस में से गए आपके पास वासा डिफरेंशिया में, थ्रू द यूरेथ्रा बॉडी से बाहर आ जाएंगे, बॉडी से एग्जिट कर जाएंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मान लीजिए आपके पास में ये पर्टिकुलर चैनल जो है इसको काट दिया जाए तो होगा क्या? देखिए टेस्टिस में आपके पास स्पर्म जो है उनकी फॉर्मेशन हो रही थी, तो उससे आगे आपके पास एपिडिडिमस या वासा डिफरेंशिया या यूरेथ्रा या बॉडी से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मीन बाय ब्लॉक। तो चलिएगा वापस से आप उस क्वेश्चन को फिर से देखें, हम उसको एनालाइज करेंगे आंसर करने के लिए। चलिए, तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर सम रीजन दी वासा डिफरेंशिया इन दी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। तो मैंने अभी आपको बताया है, तो आंसर है यहां पर नॉर्मली दैट इज एपिडिडिमस से आपके पास पर्टिकुलरली वासा डिफरेंस है, दूसरा है ओवरी से यूट्रस, तीसरा है वेजाइना से यूट्रस, टेस्टिस टू एपिडिडिमस। अब देखो नॉर्मली एपिडिडिमस टू वास डिफरेंस, तो एपिडिडिमस तो आपके पास में हो नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल ही आपके पास नकार दिया। ओवरी टू यूट्रस भी नहीं होगा, वेजाइना टू यूट्रस भी नहीं होगा, आंसर होगा आपके पास दैट इज टेस्टिस टू एपिडिडिमस, क्योंकि टेस्टिस में फॉर्मेशन हो रही थी और बीच में आपके पास चैनल आ रहा था दैट इज टेस्टिस के बाद
क्या चीज आई? आप कमेंट भी कर सकते हैं। टेस्टिस के बाद आपके पास क्या चीज अवेलेबल हो? टेस्टिस के इनसाइड में सेमनीफरस ट्यूब्यूल थी, सेमनीफरस ट्यूब्यूल के बाद आपके पास रेटिटेस्टिस आए, रेटिटेस्टिस के बाद आपके पास इफरेंशिया आई थी, उसके बाद आपके पास पर्टिकुलरली क्या चीज आई थी? एपिडिडिमस, फिर वॉस डिफरेंस। तो ये याद करके चलिएगा, इसका आंसर होगी दैट इज टेस्टिस टू एपिडिडिमस जो है वो आपके पास में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है। चलिए, तो ये तो आपके पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चले, तो क्वेश्चन है, जरा आप यहां पर नोट करिएगा, लिखा है आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज शोन बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर। तो आपके पास यहां पर पर्टिकुलर ये चीजें लिख रखी हैं, दैट इज द डेवलपमेंटल स्टेज लिखी है, और एक साइड की ओर को आपके पास साइट ऑफ अकरेंस लिखा हुआ है, और आपके पास यहां पर ये पर्टिकुलर चीजें लिखी हैं। तो देखिएगा, मैंने यहां पर ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि हम यहां पर कॉन्सेप्ट को भी डील कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले था ब्लास्टुला। तो यहां देखिएगा, ब्लास्टुला के सामने लिखा है एंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। दूसरा, ब्लास्टोसिस्ट के आगे लिखा है यूट्राइन वॉल। उसके बाद 8 सेल स्टेज जो मोरुला है उसके लिए लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और लास्ट में आपके पास लिखा है दैट इज द लेट मोरुला, दैट इज द मिडल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब यहां पर हमें क्या चीज ध्यान देनी है? ये स्ट्रक्चर ध्यान देना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? ये है आपके पास दैट इज ब्लास्टोसिस्ट का। किस चीज का है जी? ब्लास्टोसिस्ट का, जो ह्यूमन के अंदर आपके पास में मिलता है। अब ब्लास्टोसिस्ट आपके पास एक्चुअली में एम्बेड होती है इनटू द यूट्राइन वॉल। कहां हो रही है? यूट्राइन वॉल। याद करके चलिएगा, यूट्राइन वॉल में एम्बेडमेंट होती है, और इस प्रोसेस को हम नॉर्मली इंप्लांटेशन कहते हैं। वर्ड क्या यूज करते हैं? दैट इज इंप्लांटेशन। अगर आपको ध्यान हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमने डील किया था, अगर आपको याद ना हो तो आपके पास में नीड निष्कर्ष श्रृंखला का इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक बार देख भी लीजिएगा वापस से। तो देखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट आपके पास कुछ इस तरह से नजर आया। ब्लास्टोसिस्ट की एम्बेडमेंट होती है इनटू एन यूट्राइन वॉल, और यूट्राइन वॉल में जब एम्बेडमेंट होती है तो उस प्रोसेस को हम इंप्लांटेशन कहते हैं। अब इंप्लांटेशन हो रही है, यहां देखिए जरा, पहला वर्ड लिखा गया था दैट इज द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला लिखा है, बोलता है जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसके एंड पार्ट पर नजर आती है। एंड पार्ट को आप बेसिकली क्या बोलते हैं? एंड पार्ट का नाम है यूट्राइन पार्ट। वर्ड क्या यूज किया जाता है? यूट्राइन पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अगर आपको ध्यान हो तो आपके पास जो पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब होती है उसके पहले हिस्से को हम कहते हैं दैट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद में आपके पास नैरो होता जाता है, ये चीज सारी की सारी चीज आपके पास आता है दैट इज द एम्पुला, और साथ में दैट इज इस्थमस, ये चीज आती है, और लास्ट हिस्सा आपके पास आती है दैट इज द यूट्राइन वॉल का। यहां पर ये है आपके पास यूट्राइन पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, और फिर आई आपके पास यूट्राइन वॉल। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास कहीं पर ओवरी पड़ी हुई है, ओवरी से आपके पास ओवा आएगा, यहां पर ओवा को जाना है आपके पास एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक, यहां तक जाएगा वो, क्योंकि हमें ये मालूम है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वो जो है वो आपके पास एम्पुला इस्थमस जंक्शन है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको एक चीज ध्यान कर चलनी है, ये आपके पास जो नई वाली एनसीईआरटी वो मार्क करती है कि एम्पुलरी पार्ट में आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है, जबकि आप अगर अच्छे रेफरेंसेस उठाकर देखेंगे तो वहां पर लिखा जाता है कि एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पुराने टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको एम्पुला इस्थमस जंक्शन ही आपको आंसर करना है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास नए टाइप का क्वेश्चन हो और उसमें सेपरेटली लिखा हो कि एम्पुलरी पार्ट में आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है, तो आप उसी को मार्क करिएगा। तो आप देखिए कि तो आपके पास एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर यहां पर आकर आपके पास स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, फिर आपके पास मोरुला बनेगा। तो मोरुला आपके पास शुरुआत में जो होगा वो आपके पास में 8 सेल स्टेज होगा। तो 8 सेल स्टेज आपके पास कहीं मिडल पार्ट में नजर आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, 8 सेल स्टेज कहां पर आएगी? फेलोपियन ट्यूब के मिडल पार्ट में। और यहां पर क्या लिखा हुआ था? 8 सेल स्टेज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में नजर आएगी, विच इज अ रॉन्ग थिंग, ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिएगा, लेट मोरुला जो है वो मिडल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में नजर आए। अब लेट तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो 8 सेल स्टेज वाला, 16 सेल स्टेज वाला आपको यूट्राइन पार्ट पर नजर आता है। 16 सेल स्टेज जो मोरुला होती है वो आपको यूट्राइन पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका टोटली गलत हो गया। अब बच गया आपके पास ये लास्ट पार्ट, दैट इज द ब्लास्टुला जो है एंड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब पर नजर आता है, और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्राइन वॉल में नजर आती है। अब याद करिएगा, ब्लास्टुला जो है जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि एंड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में, तो वो एंड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में ब्लास्टुला नहीं होता है, वो आपके पास मोरुला ही होती है।
मॉरुला कौन से वाली? दैट इज 32 सेल स्टेज वाला। याद करके चलिएगा, 32 सेल स्टेज वाला जो मॉरुला है वो आपको यहां पर नजर आएगा, दैट इज यूट्राइन पार्ट ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब। तो याद करके चलिएगा ये वर्ड, तो वो मॉरुला ही है, वो ब्लास्टुला नहीं है। अब ब्लास्टोसिस्ट की जगह पर यहां पर अगर वर्ड ब्लास्टुला भी लिख दिया जाता तो भी आपके पास आंसर ये वाला रहता, इसीलिए आपके पास ये वाला जो हिस्सा है ये भी गलत हो गया। आंसर सिर्फ ये होगा कि ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्राइन वॉल में एम्बेड होती है, तो उसी प्रोसेस को हम इंप्लांटेशन कहते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है। तो ये हो गया जी आपके पास एक और क्वेश्चन। अब चलिएगा हम तीसरे क्वेश्चन की ओर को मूव करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है द लेडिग सेल और एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। लेडिग सेल्स के बारे में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं, ये किस चीज का सिक्रीटरी सोर्स होते हैं। अब याद करिएगा, यहां पर आपके पास वर्ड लिखा गया है ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी तो आपके पास फीमेल की भी हो सकती है, मेल की भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि लेडिग सेल आपके पास मेल में होते हैं कि फीमेल में होते हैं। तो किसकी बॉडी में जो है आपके पास, दैट इज मेल की बॉडी में मिलते हैं। वर्ड याद दीजिए, लेडिग सेल आपके पास में मेल की बॉडी मिलते हैं। अब मिलते कहां है? जो आपके पास सेमिनिफरस टिब्यूल का वर्ड दीजिए, ध्यान दीजिएगा मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, दैट इज सेमिनिफरस टिब्यूल जो आपके पास होती हैं, उन सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस होते हैं। इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर आपके पास जो सेल मिलते हैं इनको लेडिग सेल कहा जाता है। वर्ड क्या यूज किया जाता है? लेडिग सेल, या इनको इंटरस्टिशियल सेल भी कह दिया जाता है, यह भी आपके पास दूसरा नाम है। क्योंकि आपके सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर जितने भी स्पेसिस आपको खाली मिलते हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके पास बेसिकली एक सेल मिलते हैं, सेल का नाम लेडिग सेल है। अब ये लेडिग सेल जो होते हैं ये एक्चुअली में आपको क्या बना कर देते हैं? दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन आपको बनाकर दे रहे हैं। अब टेस्टोस्टेरोन बन गया। अब टेस्टोस्टेरोन को थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? दैट इज द एंड्रोजन ऑफ अ मेल, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लेकर आता है। तो यहां पर देखिए पहली ऑप्शन थी दैट इज द प्रोजेस्टेरोन, गलत है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल की बॉडी से सीक्रेट होती है। फिर आ गया आपके पास इंटेस्टाइनल म्यूकस, इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तो इंटेस्टीन का पार्ट हो गया। उसके बाद आ गया आपके ग्लूकेगॉन, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट बच गया आपके पास ऑप्शन दैट इज एंड्रोजन, तो ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि एंड्रोजन में आपके पास टेस्टोस्टेरोन आती है मेनली। तो ये चीज ध्यान करके चलिएगा, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमेशा ये ध्यान देना है कि एक्चुअली में जब सेल्स के बारे में बात करता है तो वो किसकी बॉडी के अंदर मिलने चाहिए, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। हां एक बात और, जब हम एमसीक्यू करने के लिए जाते हैं ना तो हमने एक चीज, मैंने खुद से भी गलतियां की हैं, आप भी गलतियां कर रहे हो। देखिए हम करते क्या है, जब हम बेसिकली एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ना पढ़ाई करते हुए, तो हमने क्या किया होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, ऐसे हम कंटिन्यूअसली पढ़ते जाते हैं। तो उसके दौरान में हम करते क्या, जरा ध्यान देना, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा और हमने ना पेपर के ऊपर आंसर मार्क कर लिया, लेकिन ओएमआर पे आंसर नहीं मार्क करते हैं साइड बाय साइड। एक ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपके पास में होगा क्या, मान लीजिए आपने 5, 6, 10 क्वेश्चन आपके पास लगातार कहीं ना कहीं पेपर के ऊपर टिक मार्क कर ली, और हो सकता है कि आपने कोई एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया हो। तो आपको क्या होगा, जब आप ओएमआर मार्क करना शुरू करेंगे ना तो फ्लो के अंदर कहीं ना कहीं एक दिक्कत प्रोड्यूस हो जाएगी कि जहां पर आपने बेसिकली स्लैश या मीन बाय डैश मार्क किया था वहां पर भी आप मार्क कर देंगे ओएमआर के ऊपर। तो वहां पर आपके पास लगातार कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है पेपर के अंदर, कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी और आपका और जो पेपर अच्छा भी हो सकता था वो अच्छा नहीं हुआ। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जब आप पेपर को करने के लिए जाएं तो जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लें वैसे ही आपको ओएमआर पर उस क्वेश्चन के सामने ही आपके पास टिक मार्क या आपके पास एनसर्कलमेंट कर लेनी चाहिए। यह चीज ध्यान करके चलिएगा। तो यह हो गया जी आपके पास एक और क्वेश्चन जिसको हमने डील कर लिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा फंक्शन प्लेसेंटा के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। अब देखिए पहली चीज फिर से क्या ढूंढनी है कि भैया प्लेसेंटा जो है वो किसकी बॉडी में मिलता है, ह्यूमन की। तो आपके पास आंसर मिला फीमेल की बॉडी में मिलता है। तो क्या आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में मिलता है कि नॉन प्रेग्नेंट की? तो आपके पास मिलता है वो प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी के अंदर। अब ध्यान दीजिए
वर्ड लिखा है कि प्लेसेंटा जो है इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शन लिखे गए। पहला ऑप्शन लिखा गया है इट विल सिक्रीट एस्ट्रोजन, सेकंड लिखा है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, तीसरा है सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन लिखी है फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। अब सुनो, प्लेसेंटा का जो आपके पास इंपॉर्टेंट काम है वो है आपके पास फीटल टिश्यू को मदर के टिश्यू के साथ आपके पास बाइंड करना। ये एक तरह से ना बीच में मीडियम है जो आपके पास मदर के टिश्यू को फीटस के टिश्यू के साथ में ज्वाइन करता है। तो देखो नॉर्मली बच्चे ने भी तो कोई ना कोई एक्सक्रीशन करनी है, तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल इसी प्लेसेंटा के थ्रू पास होगा। दूसरी, इसी प्लेसेंटा के थ्रू आपके पास जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आपके पास मदर के ब्लड में है वो बच्चे के ब्लड में भी तो जाने चाहिए, क्योंकि इस समय जो बच्चा है ना या फीटस जो है जो मदर की बॉडी में है वो मदर के लिए तो एक टिश्यू है, लेकिन बच्चा तो अपने आप में भी ग्रो हो रहा है, तो वो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी चाहिए, न्यूट्रिशन की सप्लाई भी चाहिए। तो ये एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का एक पर्टिकुलरली माध्यम भी हो गया प्लेसेंटा। तो याद करके चलिएगा, न्यूट्रिटिव फंक्शन भी है और साथ ही साथ में आपके पास में एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। इसके अलावा देखिएगा प्लेसेंटा जो है वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जिनके अंदर आपके पास नॉर्मली दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, लैक्टोजन। आपके पास ये सारे के सारे हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली ऑप्शन में था आपके पास इट सिक्रीट एस्ट्रोजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेसेंटा का तो ये फंक्शन होता है। दूसरा देखिएगा, इट फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट रिमूवल या वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, तो मैंने कहा कि एक्सक्रीटरी रोल होता है, तो ये रोल भी प्लेसेंटा का है। तीसरा देखिएगा, इट सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इट सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। याद करके चलिएगा, जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए तो यहां पर डील करेंगे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में। वर्ड है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वर्ड पे ध्यान देना। अब फीटल इजेक्शन का मतलब क्या हुआ? वर्ड है पार्चुरेशन, नॉर्मल भाषा में आप इसको पार्चुरेशन कह सकते हो। अब होता क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, जिस समय प्लेसेंटा जो है या तो फुली डेवलप हो जाता है या फीटस की फुल डेवलपमेंट हो जाती है, तो आपके पास एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होती है। वर्ड क्या लिखा है? रिफ्लेक्स है ना, ये एक सडनली आपके पास एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा जो आपके पास फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट होने पर आपके पास जनरेट हो रहा है, या प्लेसेंटा की कंप्लीशन के बाद में जनरेट हो रहा है। तो उस दौरान में क्या आपके पास में इसी फीटस से आपके पास सिग्नल जो है वो आपके पास कहां पर भेजा जाएगा? इनटू अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां पर भेजा गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का एक रोल होता है, दैट इज स्मूथ मसल की जो आपके पास में कॉन्ट्रैक्शन है उसको लेकर आना। अब ये स्मूथ मसल कहां पर पड़ी हुई है? ये तो यूट्राइन वॉल में पड़ी हुई है। तो यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको पेरिस्टेलिसिस कहा जाता है, और इसी पेरिस्टेलिसिस की मदद से आपके पास में पार्चुरेशन नॉर्मली हो सकती है। तो ध्यान करिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है ना, प्लेसेंटा से तो नहीं हुआ। तो अगर आपके पास पिछला आपने पर्टिकुलरली क्वेश्चन पढ़ा हो तो आपने वहां पर क्या देखा? आपके पास एक ऑप्शन थी कि आपके पास प्लेसेंटा जो है, यहां पर पूछा नॉट अ फंक्शन, तो प्लेसेंटा का फंक्शन तो नहीं है ना ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करना। तो आपके पास यहां पर ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन के अंदर देखिए क्या लिखा था, इट फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया। तो ये हो गया जी एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। मेंस्ट्रुअल फ्लो अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने हमेशा कहा है कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास मेंस्ट्रुएशन है, और मेंस्ट्रुएशन से आपको मैक्सिमली 30 to 40 क्वेश्चन, जो 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो इस चैप्टर के यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है,
मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। तो आपके पास पहली ऑप्शन थी दैट इज द एफएसएच, सेकंड ऑप्शन थी ऑक्सीटोसिन, थर्ड थी वेसोप्रेसिन और फोर्थ थी प्रोजेस्टेरॉन। अब सुनो, मेंस्ट्रुअल जो आपके पास साइकिल होती है उसकी आपके पास 4 फेजेस आती हैं। पहली फेज आपको अगर ध्यान हो तो मैंने पढ़ाई थी, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज होती है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वापिस से मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख भी सकते हैं। एक तो आपके पास मेंस्ट्रुअल फेज आती है, दूसरी आपके पास आती है दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको फॉलिकुलर फेज भी हमने कहा था, ये हो गई दूसरी। तीसरी आती है दैट इज द ओवुलेटरी फेज, और फोर्थ आती है आपके पास लूटियल या सिक्रीटरी फेज। तो आपको ये मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल जो फेज होती है उसके अंदर आपके ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। लेकिन ब्लीडिंग के लिए आपके पास यूट्रस को प्रिपेयर करने की जो आपके पास प्रॉपर्टी है नेचर के द्वारा, इस सिक्रीटरी फेज के अंदर आपके पास कंप्लीट कर दी जाती है। कैसे? हमने एक वर्ड पढ़ा था कि जब भी आपके पास लूटियल या सिक्रीटरी फेज के अंदर अगर ओवुलेशन के दौरान में जो ओवम रिलीज हुआ था उसकी फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म नहीं कर पाया 24 से 48 घंटे के अंदर, तो आपके पास 9 दिन के बाद, 9 डेज आफ्टर ओवुलेशन, आपके पास जो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई थी वो आपके पास में कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में चेंज हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम का रोल क्या था? प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी को लगातार बढ़ाना। अगर प्रोजेस्टेरॉन अवेलेबल होता है तो अबॉर्शन से बचाता है, मीन बाय प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में आपकी मदद करेगा अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन होगा। अब सोचो, 9 दिन जो आपके पास ओवुलेशन के बाद निकले, आपके पास में नेचर को यह पता लग गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो कॉर्पस लूटियम की जरूरत क्या है? तो उसी समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सडनली क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ, अब यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो से क्या समझ रहे हैं? दैट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो कारण है आपके पास में प्रोजेस्टेरॉन की कमी का हो जाना। प्रोजेस्टेरॉन की कमी सडनली हो गई थी लूटियल और सिक्रीटरी फेज में, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन नहीं हो पाई और एंडोमेट्रियम ब्रेक कर गया और आपके पास मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गई। तो याद करके चलिएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके लैक की वजह से होता है? वो है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन। ना तो एफएसएच है, ना तो ऑक्सीटोसिन है, ना वेसोप्रेसिन। आंसर विल बी, याद करके चलेगा, मैं फोर्सफुली ये चीज कहता हूं कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ब्लीडिंग जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में आपको नजर आती है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन है सडनली प्रोजेस्टेरॉन का बॉडी के अंदर फॉल हो जाना, जिसकी वजह से आपके पास में मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, दैट इज द ब्लीडिंग। तो ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया जी एक और, ये भी डील कर लिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को मूव करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट है आपके पास, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। अब आपके पास ये सारी सीक्वेंस लिखी है, तो इससे बढ़िया तो ये है कि मैं इस सीक्वेंस के या इस आंसर की ओर को जाऊं, उससे बढ़िया तो मैं आपके पास स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है पहले मैं वही आपको बता दूं। तो चलो जी वही देख लेते हैं। तो स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस हमें मालूम है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें मालूम है कि सबसे पहले हमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल की जरूरत पड़ती है, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल आपके डिप्लॉइड टाइप का होता है। याद करके चलिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्लॉइड सेल होते हैं या हैप्लॉइड है। तो आपके पास ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल हमें नजर आते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में। किसके अंदर नजर आएंगे? फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में नजर आएंगे। तो नेचर में प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर हमें मिलता है। सेमिनिफरस टिब्यूल की जो आपके पास लाइनिंग होती है उसको हम जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं, विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर एक सेल ऐसा था जो आपके पास में प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहलाया, वो है डिप्लॉइड। अब होगा क्या है? फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये वाला सेल लगातार डिवाइड करता रहेगा, तो बहुत सारे आपके पास डिप्लॉइड टाइप के सेल बन जाएंगे। तो मान लीजिए ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n, ये भी 2n। अब नेचर क्या करेगी? नेचर इनमें से जो सबसे अच्छा सेल होगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल, उसको आपके पास उठाकर आगे की ओर को भेज देगी अगले वाले फेज के अंदर, जिसको कहा जाता है दैट इज फेज ऑफ ग्रोथ। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? फेज ऑफ ग्रोथ। और इसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल की एक खासियत है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल का साइज आपके पास इंक्रीज कर गया, तो इसका नाम चेंज कर दिया। नाम क्या लिख दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाम क्या लिख दिया?
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो द थर्ड फेज, दैट इज द फेज ऑफ मैच्योरेशन। फेज ऑफ मैच्योरेशन में आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब जाएगा तो आपके पास में मैच्योरेशन के दौरान पहली फेज आएगी, दैट इज मियोसिस नंबर 1। मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शन किस चीज का होगा? क्रोमोसोम का। तो सेल कितने बन जाएंगे? 2। तो आपके पास एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, क्रोमोसोम नंबर विल बिकम हाफ, आधे आधे आपके पास क्रोमोसोम चले जाएंगे। तो इस सेल को हम क्या कहेंगे? दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाम क्या लिख दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटो। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बन गए आपके पास? 2 बन गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास में मियोसिस नंबर 2 में जाएंगे। मियोसिस नंबर 2 कितने गए जी? ये है आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। याद करके चलिएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा हो चुका है? हैप्लॉइड हो चुका है। अब वर्ड लिखा मियोसिस नंबर 2। मियोसिस नंबर 2 को कहा जाता है दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब भाई इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर है 2, तो आपके पास में साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो गया। तो आपके पास ये 2 सेल आ जाएंगे, ये भी होंगे हैप्लॉइड टाइप के, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन लिखा है ना, तो इक्वल डिवीजन होगा। तो मियोसिस नंबर 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, ये हमें मालूम है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिए बैठा था, वो आपके पास 2 सेल के अंदर डिवाइड होकर मिल गया। इसका नाम लिख दिया गया स्पर्मेटिड। क्या लिखा गया? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड की क्वांटिटी कितने बनेगी? अगर हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अगर आपके पास 2 आए तो स्पर्मेटिड कितने बनेंगे? 2। यहां पर भी कितने बनेंगे? 2। याद करके चलना। तो टोटल मिलाकर आपके पास 4 स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो गई। अब होगा क्या? ये जो स्पर्मेटिड होते हैं, ये सर्टोलाइज सेल जो होते हैं, जो नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ये स्पर्मेटिड आपके पास का जो हेड होगा वो डिप करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सर्टोलाइज सेल। डिप कर गया, और जैसे न्यूट्रिशन विड्रॉ करेगा, जैसे ये स्पर्मेटिड बाहर आएंगे, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, या इसी का दूसरा नाम है दैट इज स्पर्म। याद करके चलिएगा। तो ये भी कैसे हो गए? हैप्लॉइड। तो टोटल कितने बनेंगे? 4 ही ना, क्योंकि आपके पास टोटल मिलाकर स्पर्मेटिड की क्वांटिटी कितनी थी? 4। तो 4 ही आपके पास में क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है, इसका नाम लिखा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। नाम क्या लिखा? स्पर्मियोजेनेसिस। और जो मैंने ये कहा ना कि जो सर्टोलाइज सेल हैं, उनके अंदर आपके पास स्पर्मेटिड का हेड डिप कर कर जाएगा, उस प्रोसेस का नाम लिखा जाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। याद करके चलिएगा, दोनों वर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है। स्पर्मिएशन क्या होती है और आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज ध्यान करके चलिएगा। तो वापस मैं क्वेश्चन की ओर को चलता हूं, वहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ये था जी करेक्ट सीक्वेंस। तो आप खुद भी तो बता सकते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। देखिए पहला सीक्वेंस लिखा है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड। सेकंड है आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड। थर्ड है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। फोर्थ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अभी आंसर कर कर कि एग्जैक्टली क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए कि यहां पर क्या होना चाहिए। मैंने अभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्टेट कर कर दी है, जल्दी से। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो इस समय बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, ये लाइव स्ट्रीम अच्छी लग रही हो, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए अपने भले को ही मत देखा कीजिए, दूसरों का भला करना जरूरी है। मैं भी पूरा दिन क्लिनिक में आपके पास में पेशेंट देखकर रात को 9 बजे ये स्ट्रीम लेने आया हूं स्पेशली आपके लिए। तो याद करके चलिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है चीजों की, तो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए इन सारी चीजों। तो आंसर भारती जी ने कहा है कि बी होना चाहिए। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, फिर से एक बार सोचिए कि क्या आंसर आपके पास सेकंड वाला ही होना चाहिए। सोच लीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कुछ चीजों के बारे में बताया। मैंने कहा था जो पहला सेल है वो है प्राइमोडियल जर्म सेल।
प्राइमोडियल जर्म सेल से आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बने और स्पर्मेटिड से स्पर्मेजोआ बना। देखिए सीक्वेंस फिर से मैंने बताई। अब फिर से सोचिए कि एक बार यहां पर क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से भारती जी आपको करेक्ट करना पड़ेगा, जल्दी से देखिए कि आंसर क्या होना चाहिए। यहां देखिए पहली ऑप्शन को जरा ध्यान दीजिए, पहली ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोजोआ और फिर लिखा है स्पर्मेटिड। मीन भाई ये तो गलत हो गई, ये तो आपके पास गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर स्पर्मेटोजोआ पहले लिखा है और स्पर्मेटिड बाद में, तो ये वाला सीक्वेंस तो टोटली गलत। दूसरा आपके पास सेकंड है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट और आपके पास स्पर्मेटिड, ये भी सीक्वेंस गलत है क्योंकि स्पर्मेटोजोआ लास्ट में होना चाहिए, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। बिल्कुल जी यही होना चाहिए आंसर, क्योंकि मैंने अभी सीक्वेंस आपको बताया था। और यहां पर देखिए लास्ट वाली स्पर्मेटिड पहले लिख दिया है, मीन भाई ये तो टोटली गलत हो गया। देखिए पूरी तरह से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस लाइव स्ट्रीम को जरूर बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत है, वो समय डिवोट नहीं कर पाते हैं जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले उनको सॉल्व करने में। तो आपके पास मैंने ये बेड़ा उठा रखा है कि मैं अब ये करवा दूंगा आप लोगों को सबको। फनी नहीं है? कई लोगों को ऐसा लगे फनी ये चीज, नहीं कर पाते लोग। 20 से 25 क्वेश्चन डेली करना इतना आसान नहीं होता है, हमें लगता है हम कर लेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ चलना शायद पॉसिबल नहीं है। मैं रोज 9 बजे से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने में आपके साथ देने वाला हूं, तो आपको आना पड़ेगा रोज यहीं पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा, द मेन फंक्शन ऑफ मैमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। अगर आपने थोड़ी देर पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो मैं आपको चीज बता रहा था, अगर आपने सुनी हो तो मैंने वहीं पर आपको बताया, मैंने यह बताया कि आपके पास में जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है, तो ओवुलेशन होने के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स बच जाते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ओवम तो आपके पास बाहर चला गया। तो उसी कॉर्पस ल्यूटियम से लगातार क्या सिक्रीट होता है? दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां पर देखिए कोई ऑप्शन मिल रही है आपके पास दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, आपको मिला यहां पर कहीं पर? जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? द मेन फंक्शन ऑफ अ मैमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। तो आंसर मिलता है दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा आपके पास बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर एस्ट्रोजन की सिक्रीशन, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो लगातार ओवुलेशन के बाद में 9 दिन तक बढ़ता है, अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई हो। और यही अगर चीज फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो तो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन को लगातार तब तक सिक्रीट किया जाता है जब तक बॉडी का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन अगर इतना भी ना हो पाए कि पूरे गेस्टेशन पीरियड में अगर आपके पास में प्रोजेस्टेरॉन अवेलेबल ना हो, तो आपके पास अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अबॉर्शन से बचने के लिए लगातार आपको प्रोजेस्टेरॉन के पिल्स लेने पड़ते हैं अगर बॉडी प्रोजेस्टेरॉन ना बनाए। तो मिनिमली नेचर को प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाते 4 महीने तक रखना चाहिए अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो। तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमली टिल गेस्टेशन पीरियड। ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है। आंसर विल बी प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां से हमें समझ आ गया ये भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को मूव कर चलते हैं। तो ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या लिखा गया है? द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट, वो भी डक्ट है, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। देखिए 2 वर्ड लिखे गए हैं, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम की शेयर्ड टर्मिनल डक्ट इन द ह्यूमन मेल कौन सी होती है? तो अगर आपको ध्यान हो तो जब भी आपको टीचर ने पढ़ाया होगा तो एक वर्ड कहता है, एक लाइन कहता है, वो कभी भी जो मेल होता है वो आपके पास में स्पर्म बाहर नहीं निकाल सकता है या सीमेन बाहर नहीं निकाल सकता है यूरिन के साथ में। याद करके चलिए, मीन बाय अ मेल कैन नॉट इजैकुलेट अ सीमन एंड कैन नॉट यूरिनेट एट अ सेम पर्टिकुलर टाइम। एक समय पर ना तो आपके पास सीमेन बाहर आएगा ना तो आपके पास में यूरिन बाहर आएगा, लेकिन चैनल सेम है।
याद करके चलिएगा, जिससे आपके पास एक्चुअली में सीमेन ने बाहर आना है और यूरिन ने बाहर आना है, वो चैनल सेम है, उस चैनल का नाम है आपके पास यूरेथ्रा। याद करके चलिएगा, आंसर यहां पर होगा दैट इज यूरेथ्रा। अब यहां पे देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, यूरेटर। यूरेटर का तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यूरेटर इज अ पार्ट ऑफ आपके पास किडनी, यहां का पार्ट हो गया। दूसरे वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंस से सिर्फ क्या चीज बाहर आती है, दैट इज स्पर्म, तो आपके पास यूरिनरी सिस्टम से कोई लेना देना ना हुआ। उसके बाद लास्ट था दैट इज वॉसा डिफरेंशिया, ये भी आपके पास में एक्चुअली में किस चीज में हेल्प करती है, स्पर्म को कंडक्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो ये भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यूरिनरी सिस्टम का तो पार्ट ही नहीं हुआ, तो आंसर क्या मिलता है, दैट इज यूरेथ्रा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। क्या आपको जो मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ना भी समझ आ रहा हो, तो मैं अपने आप को मॉडिफाई करता रहूंगा जैसे जैसे आप मुझे बताते रहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलेंगे। चलिएगा, ये क्वेश्चन है जी अब आपके पास में, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। वर्ड पे ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या हुआ, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और वर्ड लिखा है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में आपके पास दो प्रोसेस आती हैं, एक प्रोसेस है आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गई, और दूसरी आती है दैट इज oogenesis। अब देखो वर्ड ये लिखा है कि आपके पास इस गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, हम स्पर्मेटोजेनेसिस को भी काउंट करेंगे और oogenesis को भी काउंट करेंगे, दोनों चीजें लेकर चलनी है। तो इनमें से जो आपके चार ऑप्शन लिखी गई हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला है। तो पहला देखिए, प्राइमरी पोलर बॉडी। तो अगर आपको ध्यान हो तो प्राइमरी पोलर बॉडी जो होती है वो आपके पास मियोसिस नंबर 1 के बाद में बनती है। तो मियोसिस नंबर 1 जो है वो आपके रिडक्शनल डिवीजन लेकर आती है, तो वो तो कैसे सेल लेकर आएगी, दैट इज हेप्लॉइड सेल। मीन बाय प्राइमरी पोलर बॉडी कैसी होती है, ये तो हेप्लॉइड हो गई। उसके बाद देखो स्पर्मेटिड, तो अगर आपको ध्यान हो तो स्पर्मेटिड अभी अभी मैंने बताया था जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई थी कि स्पर्मेटिड के पास में कैसे आपके पास पर्टिकुलर क्रोमोसोम थे, दैट इज हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। याद आया। अब चलो तीसरा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भी कैसा होता है, दैट इज डिप्लॉइड। उसके बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी है, तो पोलर बॉडी तो अभी भी कैसी रहेगी, हेप्लॉइड, सॉरी हाँ जी हेप्लॉइड। वर्ड पे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सेल ऐसा है जो नॉर्मली डिप्लॉइड है। तो देखिए कौन सा वाला डिप्लॉइड मिल रहा है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। आंसर मिल गया जी, बहुत आसान है। सेकेंडरी पोलर बॉडी हेप्लॉइड, स्पर्मेटिड हेप्लॉइड, प्राइमरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी oogenesis के दौरान में बनती है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बनता है। समझ आई जी मेरी बात। देखिए बहुत सिंपल है, आपको यह चीज ध्यान कर चलनी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलिएगा। पेपर में आपसे बन नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं यहां पर डायरेक्टली आपको लेकर आया हूं कि अब हम क्वेश्चन ही डील करेंगे एवरी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। ह्यूमन फीमेल के अंदर, फीमेल लिखा है एग्जैक्टली, मियोसिस 2 जो है वो आपके पास कंप्लीट नहीं हो पाती है। कब तक, वो तब तक नहीं होती है ना जब तक आपके पास फर्टिलाइजेशन। ये चीज ना आपको याद ही कर लेनी चाहिए, याद करके चलिएगा। मियोसिस 2 तब तक आपके पास कंप्लीट नहीं होती है जब तक आपके पास फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये आपके पास में आपको रट्टा मार कर रखना है। अब कुछ क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे ही होंगे कि जिनको आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं याद ही कर रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद कर चलना है कि मियोसिस नंबर 2 तब तक कंप्लीट नहीं हो पाती है जब तक आपके पास फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो। ये चीज हमें ध्यान कर चलिए। तो इस क्वेश्चन को हम ज्यादा डील नहीं करेंगे, ये आपको डायरेक्टली याद कर चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। ये आ गया जी क्वेश्चन आपके पास। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। हमें तो मालूम है ओव्यूलेशन फीमेल में ही होती है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, इनमें चार में से कौन सा ऐसा इवेंट है जो ओव्यूलेशन से एसोसिएट नहीं करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन द एस्ट्राडायोल, उसके बाद फुल डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte एंड एलएस सर्ज। अब सुनो,
जब आपके पास 14th डे ऑन एन एवरेज आपके पास ओव्यूलेशन होती है, तो उस ओव्यूलेशन का मेन कारण क्या होता है? जल्दी से आपके पास एलएच का बढ़ जाना, उसी दिन के ऊपर आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी भी बढ़ी हुई होती है, और आपके पास 13 टू 14 डे के बीच मैच्योर फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। इस ग्राफियन फॉलिकल का एक रोल होता है, ये आपके पास एस्ट्रोजन और आपके पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाने में आपकी मदद करता है। वर्ड ध्यान आया? अब आपके पास ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाती है तो आपके पास क्या चीज रिलीज होती है? दैट इज ओवा। अब जरा ढूंढो इनमें से आंसर, मैंने आंसर भी दे दिया। ओवा को आपके पास ग्राफियन फॉलिकल के इनसाइड में सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको यह चीज बता दी है, आंसर बताइए जल्दी से। आपका सहयोग जरूरी है, बिना सहयोग के मैं नहीं कर सकता हूं। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? मैंने अभी अभी आपको डिक्टेट कर दिया। 14 डे के ऊपर ओवुलेशन होगी। ओवुलेशन तभी हो पाती है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी बढ़े, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज कहा जाता है उसको। एफएसएच भी बढ़ता रहेगा, तो एफएसएच बढ़ने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर आपको मिलता है। ग्राफियन फॉलिकल आपके पास एलएच की वजह से रप्चर होगी, ओवा रिलीज होगी। ओवा जब तक ग्राफियन फॉलिकल में होता है उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल बढ़ेगा, बन जाएगा, तो आपके पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आंसर बताइए अब इनमें से क्या होना चाहिए? जल्दी से, मुझे मालूम है आप कर पाएंगे, जल्दी से आंसर। बिल्कुल, आंसर बिल्कुल यही है, दैट इज द डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल जो है वो प्रिंसिपल आपके पास एस्ट्रोजन होती है, याद करके चलिएगा। प्रिंसिपल एस्ट्रोजन को एस्ट्राडायल कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल आपके पास बन चुका है जब ओवुलेशन होती है। तो आपके पास यहां पर क्या लिखा है? डिक्रीज इन दी एस्ट्राडायल का लेवल। मीन बाय ये आपके पास में आंसर होगा, क्योंकि लिखा क्या क्वेश्चन में था? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो आपके पास आंसर होगा डिक्रीज इन दी एस्ट्राडायल। याद करके चलिएगा नेक्स्ट चीज की ओर को चलते हैं। एक और क्वेश्चन, चलिए मैं एक और चीज आपको फिर से याद करा दूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी अभी हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज कर दी है। क्या की है? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर दिया गया है। जाइए साइन अप करिए आज ही, और इन टेस्ट को पक्का देना शुरू कर दीजिए। याद करके चलिए, ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर की टेस्ट सीरीज है। आपको पूरे के पूरे हमारे जितने भी टीचर्स होंगे, और एक खुशखबरी मैं और दे दूं आपको, कल सुबह आपको 11 और 11:30 बजे के बीच से आपको लगातार पूरे दिन +1 +2 जो नीट के आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, +1 +2 जेई के जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम पूरा सिलेबस आपको इसी यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान कर चलिएगा, कल मैं वापस आपके साथ मिलूंगा। जो आपके पास क्वेश्चन रिमेनिंग आज बच गए हैं उनको हम फिर से डील करने के लिए चलेंगे।